हेलो स्टूडेंट्स, बुक हाइव एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। एडवांस मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टॉपिक है ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्यामिति जिसको बोलते हैं। बच्चों, इस ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल को डिस्कस करेंगे बच्चों, फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल है सब पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल हैं सब ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्कल और सेमी सर्कल दोनों डिस्कस करेंगे। सर्कल के अंदर आपका टेंजेंट जो है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन, क्या है बच्चों, लाइन क्या है, लाइन किसे कहते हैं, ठीक है ना, रेखा। लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, A line is made up of an infinite number of points। जो लाइन होता है बच्चों वो अनंत बिंदुओं के समूह से बना होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट से मिलकर बना होता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है बच्चों, लेंथ होता है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है ना। कहते हैं लाइन हैज नो एंड पॉइंट ऑन ईदर साइड। एक रेखा की दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता बच्चों। एक रेखा का कोई दोनों ओर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, यानी एक लाइन को, रेखा को दोनों ओर हम अनंत, इनफाइनाइट तक हम उसे बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड, इधर साइड, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोलते हैं इसको। लाइन सेगमेंट क्या है, रेखा खंड है। अब एक लाइन के ऊपर अगर मैं दो एंड पॉइंट डाल दूं, एक लाइन के ऊपर अगर मैं दो एंड पॉइंट डाल दूं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। तो एक लाइन के ऊपर देखो ए बी क्या है आपके पास, एंड पॉइंट हो गया, यानी ए से बी तक के बीच का ही डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं, ये है आपका क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखा खंड। उसके बाद है बच्चों रे, किरण। अब कहते हैं कि रे हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होगा और एक तरफ उसको हम इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है, लाइन को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो, इसका कोई दोनों और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट दोनों तरफ होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। और ये क्या है बच्चों, जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, हम देखोगे आप लोग, हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर को बोलते हैं संरेख बिंदु। कोलिनियर को क्या बोलते हैं हम, संरेख बिंदु। क्या होता है, द थ्री और मोर देन 3 points are said to be collinear if there is a line which lies on all of them। 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक लाइन ले लिया, अब इस सारी जितनी भी पॉइंट्स है ना वो सब के सब मैं इसी लाइन के ऊपर ले लूं। जैसे मैंने ले लिया पॉइंट ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट्स हैं 3 और मोर देन 3, आप 3 या 3 से अधिक ले सकते हो, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। 3 और मोर देन 3 points are said to be collinear if there is a line which lies all of them। यानी सभी के 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर अगर स्थित है तो वो बिंदु कैसे बिंदु होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, संरेख बिंदु होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं, ठीक है ना, संगामी रेखाएं। कहते 3 और मोर देन 3 lines are said to be concurrent lines if there is a point which lies all of them। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर स्थित हो, एक ही बिंदु से पास हो, तो वो रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना।
ठीक है, सब एक ही पॉइंट से अगर पास हो तो ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे हम इसे, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे एंगल्स क्या है, एंगल क्या है वो देखोगे। तो सबसे पहले बच्चों होता है एक्यूट एंगल, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी 0 से 90 के बीच में वाले एंगल को, एंगल लाइज बिटवीन 0 टू 90। ठीक है, 0 टू 90, तो वो एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यून कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल समकोण, समकोण जो 90 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या होगा वो, 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं इसको। ये क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अधिक कोण, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है बच्चों। ठीक है ना, तो एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180, है ना, अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो वो कोण क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, अधिक कोण बोलते हैं उसको। उसके बाद है बच्चों स्ट्रेट एंगल, हिंदी में इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं, रिजु कोण भी बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया जो 180 के इक्वल होता है, वैसा एंगल क्या हो, जो 180 के इक्वल हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, वो पूरा एक 90 डिग्री के बराबर होता है, पूरा 180 के बराबर होगा। क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या है ये, स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, मोर देन 180 बट लेस देन 360 आर सेड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे मैंने ये एंगल दिया है, ये थीटा, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा बच्चों वो इस साइड वाला। ठीक है ना, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल की पहचान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 110 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110, 110, यानी आप क्या करोगे, 360 में से 110 को घटा दोगे, 360 माइनस 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 250। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, 250 हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण का मतलब ये होता है कोई भी दो एंगल को ऐड करने पर अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरक कोण बोलते हैं उसको। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है सम ऑफ टू एंगल या सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोई भी
दो एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी ए और ये बी मान लिया मैंने, ए और बी सपोज किया, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये क्या है, आपका पूरक कोण है। क्या ये, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। जैसे बच्चों एक बार देखोगे आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो अब आप क्या करोगे, 90 माइनस 40 करोगे, 50 डिग्री हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका, 40 डिग्री का। अगर मैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछूं तो क्या करोगे, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया पूरा संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया क्या बच्चों, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब ये हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया सम ऑफ एनी टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। कोई भी दो कोण का युग्म का जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर है तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, संपूरक कोण होगा, ठीक है ना। क्या होगा वो, संपूरक कोण होगा। यानी कोई भी दो कोण का योग अगर, कोई भी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। यानी इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों, 180 के इक्वल होगा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल की तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लिया जाए मुझे 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो अब आप क्या करोगे, 180 माइनस 105 बराबर 75 डिग्री कर दोगे, ठीक है ना। 75 डिग्री क्या हो गया, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 तो कितना हो गया ये बच्चों, 115 डिग्री, 115 डिग्री हो गया, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरीके से हम एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने सीखा है, ठीक है। इस तरीके से इनको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो देखिएगा, कहता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो कोण आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, आसन्न कोण बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, कब, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों एक ही वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया हो बच्चों, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों जो है वो एक ही कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। देखिएगा, ये एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल कैसे कहलाएगा, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो एक ही वर्टेक्स से खींचा गया है, दोनों में एक ही सिर्फ उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दे हैव कॉमन आर्म, मतलब एक भुजा उनकी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो अब आप देखोगे कि इस वाले कोण के लिए भी ये साइड चाहिए, ये रे चाहिए, और इस वाले एंगल को बनाने के लिए भी ये रे चाहिए। यानी ये वाली जो रे है वो कॉमन है इस एंगल में भी और इस एंगल में भी, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कहता है कि द नॉन कॉमन आर्म ऑन द इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब ये जो कॉमन नहीं है
जो बाकी के दो जो साइड बच गए जो कॉमन नहीं है वो कॉमन के दो अलग अलग तरफ होंगे। तो देखोगे एक इसके नीचे है तो एक इसके ऊपर है, बिल्कुल अदर साइड पे है। तो ये एंगल क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, कब? जब जो नन कॉमन आर्म जो है, जो भुजा जो साइड कॉमन नहीं है वो कॉमन साइड के दो तरफ हों। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर कोई यूज होती है तो वो यही है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या है बच्चों? वो देखिएगा क्या है? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रे। लीनियर पेयर भी एक एडजेसेंट एंगल ही है, बस डिफरेंस ये है कि जो नन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। वो एक दूसरे की बिल्कुल क्या है बच्चों? अपोजिट है। ठीक है ना। अब आप देखोगे एक एडजेसेंट एंगल हमने बनाया, ये एक एडजेसेंट एंगल ही है बच्चों, जिसके देखोगे एक वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, ये वाली रे कॉमन भी है, और जो नन कॉमन है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ये क्या बन गया बच्चों? एडजेसेंट एंगल बन गया। और यहीं से स्ट्रेट एंगल भी बनते हैं, और यहाँ से बन गया a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो नन कॉमन आर्म जो है वो क्या है? एक अपोजिट पेयर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बोलेंगे उसको। उसके बाद है बच्चों पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो पैरेलल लाइंस होती है बच्चों, इफ टू लाइंस हैव नो पॉइंट कॉमन दे आर सेड टू बी पैरेलल। दो रेखाओं में कोई भी बिंदु भयनिष्ठ ना हो, यानी दोनों को हम एंड इनफाइनाइट टाइम्स तक भी आगे बढ़ाते हैं तो कहीं मिलता ना हो, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जब दो चीज़ें कभी आपस में मिलती नहीं हो, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो। ठीक है ना। अगर दो लाइन मैंने एल और एम ले लिया है तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो। ठीक है ना, जैसे रेल की दो पटरियां बोलते हैं हमको, है ना। तो ये क्या है? पैरेलल्स होती हैं, जहाँ पे कोई भी पॉइंट्स कॉमन इन दोनों में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, दो लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। ठीक है ना। और वर्टेक्स के अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जो वर्टेक्स है उसका अपोजिट एंगल। यानी अगर मैं इस वर्टेक्स के इस एंगल की बात करूं तो इसका अपोजिट एंगल नीचे वाला होगा। ठीक है ना, इस एंगल का अपोजिट एंगल नीचे वाला होगा, इस वर्टेक्स वर्टिकली अपोजिट, इस अगर ये अप है तो दूसरा डाउन होगा। ठीक है, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है? एंगल 2 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। उसी तरीके से ये वर्टेक्स के लेफ्ट में है तो ये वर्टेक्स के राइट, लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको। शीर्ष के विपरीत, इस वाले शीर्ष के इधर एक ऊपर है तो एक नीचे, एक बाएं है तो एक दाएं हो गया, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद पढ़ना है हमें एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कौन से हैं वो देखना है। तो तिर्यक रेखा क्या होता है बच्चों? जब एक पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट से कोई इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, जैसे एक ये पैरेलल लाइन्स है, ये आपके पास दो क्या है? पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखा, और दो अलग अलग पॉइंट पे अगर इनको इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों?
ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इस एंगल के द्वारा एंगल कौन कौन बनेगा वो देखो, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 8 7 और 8। टोटल ट्रांसवर्सल लाइन से कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बने हैं। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है ना। इस ट्रांसवर्सल लाइन से कितने एंगल बने हैं? 8, जिसमें 4 इंटीरियर है और 4 एक्सटीरियर है। 4 एंगल इसका बाएं है और 4 इसके अंतः कोण है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से जो अंदर है, कौन कौन से? 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है, और 1 2 7 8 जो है बच्चों वो एक्सटीरियर एंगल है। 1 2 7 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो जब ये 8 एंगल बने हैं ना, तो कुछ इसके पेयर भी बनते हैं। तो इसके पेयर सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, संगत कोण, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर को हम बोलते हैं संगत कोण युग्म। तो संगत कोण युग्म कौन कौन से वो बच्चों देखोगे, एक ही तरफ के, जैसे देखो मैंने 1 और 5 ले लिया, 1 और 5 ले लिया, एक ही तरफ के ऊपर ऊपर के एंगल। यहां से देखोगे ये इस लाइन के ऊपर ये एंगल है और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, और इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये क्या है? इक्वल होगा, और इक्वल कैसे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, एक ही साइड के, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड के ऊपर ऊपर के, और इधर से भी 2 और 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है? आपके पास इक्वल होगा, और इसे भी हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बोलेंगे। उसी तरीके से नीचे नीचे वाला 4 और 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या है बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। इसे भी क्या बोलेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बोलेंगे। उसी तरीके से 3 और 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये जो 4 पेयर बने एंगल के, इसमें हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, संगत कोण युग्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? संगत कोण युग्म। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। बच्चों एक ही तरफ के नीचे नीचे के देखो 4 और 6, 4 और 6 अंदर अंदर वाला, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर वाले, और ट्रांसवर्स लाइन के अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे एक इधर 4 से लिया तो इधर ये 6 लिया, 4 और 6, 3 और 5, 3 और 5 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। कौन कौन से है बच्चों इसमें? 3 और 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और कैसे इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। उसी तरीके से 4 और 6 इक्वल होगा, 4 और 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और क्या कहलाएगा? अंतः एकांतर कोण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण यानी बाहर बाहर से अपोजिट साइड, 1 और 7, 1 और 7, 2 और 8, अलग अलग वाला। यहाँ से हो गया आपके पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये क्या होगा बच्चों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। इस ट्रांसवर्सल लाइन के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, ये कौन कौन से? 4 और 5, इधर से क्या है बच्चों? 3 और 6, और इनका सम हमेशा 180 होता है बच्चों, ठीक है ना। सेम साइड के इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं, इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं और इनका सम जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 180 की इक्वल होता है। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 जो है उनका भी सम क्या होगा? वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा,
ठीक है। तो ये थे आपके लाइन और एंगल, जो सारे जितने भी एंगल्स हो सकते थे या जितनी भी लाइंस हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो लाइन और एंगल का ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। ओके।